नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आज की तेज रफ्तार और भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कहीं ना कहीं एक आम समस्या से जूझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं का बाढ़। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल स्क्रीन पर दर्जनों नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस और टास्क की लंबी लिस्ट हमारा इंतजार कर रही होती है। ऑफिस के डेडलाइंस, घर के काम, रिश्तों की जिम्मेदारियां और साथ ही सोशल मीडिया का अंतहीन शोर, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को लगातार थका रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे दिमाग फटने वाला है। हमारा मस्तिष्क एक साथ सब कुछ याद रखने और सब पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग याद रखने के लिए नहीं, सोचने के लिए बना है। और जब हम इस मूलभूत बात को नहीं समझते, तभी अव्यवस्था की शुरुआत होती है। हमें समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में, कब आराम करें, कब फोकस करें। इसी उलझन को हल करने के लिए आई है एक अद्भुत किताब, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, जिसे लिखा है न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल लेविटिन ने। यह किताब हमें वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीकों से यह सिखाती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को ओवरलोड से बचाकर उसे बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे आप अपने समय, ऊर्जा, निर्णय और ध्यान को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि जिंदगी से उलझने कम हो और स्पष्टता, संतुलन और शांति ज्यादा हो। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये एक नया नजरिया है जीने का, सोचने का और सफल होने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड किताब के पहला अध्याय। बहुत अधिक जानकारी, टू मच इंफॉर्मेशन। हमारा दिमाग कैसे जूझता है। आज के डिजिटल युग में हम सब एक अजीब सी मानसिक थकान से जूझ रहे हैं, जिसे हम शायद समझ नहीं पाते, लेकिन रोज महसूस जरूर करते हैं। दिमाग हर समय व्यस्त रहता है, लेकिन काम पूरे नहीं हो पाते। डैनियल लेविटिन ने इस अध्याय में इसे सूचना की बाढ़, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का नाम दिया है। वे कहते हैं कि आज एक आम इंसान दिन भर में जितनी जानकारी प्रोसेस करता है, वह लगभग 34 गीगाबाइट्स होती है। ये वही है जितना 100 करोड़ पन्ने का किताब होती है। लैपटॉप कभी कभी पूरे हफ्ते में नहीं करता। ये जानकारी न्यूज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, ईमेल्स, पारिवारिक बातें और रोज़मर्रा के छोटे बड़े निर्णयों के रूप में हमारे मस्तिष्क पर लगातार आक्रमण करती रहती है। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक बार में केवल कुछ ही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह भाग हमें निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन कॉल के दौरान ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मीटिंग में जाना, तो हमारा दिमाग हर बार एक कंटेक्स्ट स्विच करता है। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग बेहद खर्चीली होती है, न केवल समय में बल्कि ऊर्जा में भी। यही कारण है कि दिन के अंत में हम थके हुए महसूस करते हैं, भले ही हमने ज्यादा शारीरिक मेहनत न की हो। लेविटिन इस विचार को और गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शानदार प्रोसेसर तो है, लेकिन एक अच्छा स्टोरेज डिवाइस नहीं। हम जितना अधिक चीजें याद रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम भ्रमित होते जाते हैं। यहीं पर लेखक एक क्रांतिकारी सुझाव देते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी का प्रयोग करें, यानी आप अपने मस्तिष्क को केवल रचनात्मक और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करें और बाकी चीज़ों को डायरी, नोट्स, कैलेंडर, ऐप्स या डिजिटल टूल्स में सुरक्षित रखें। यह ठीक वैसे ही है जैसे कंप्यूटर में रैम को खाली रखना, ताकि वह तेजी से काम कर सके। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है, डिसीजन फटीग। यह समझाता है कि जब हम दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेते रहते हैं, क्या पहनें, क्या खाएं, किसको कॉल करें, कौन सा ईमेल पहले पढ़ें, तो इससे हमारे निर्णय लेने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। यही वजह है कि कई सफल लोग, जैसे ओबामा या स्टीव जॉब्स, एक जैसे कपड़े पहनने का नियम बनाते हैं, ताकि उन्हें एक कम निर्णय लेना पड़े। जब निर्णय कम होते हैं, तो दिमाग को जरूरी फैसलों के लिए ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता मिलती है। लेखक इस अध्याय में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर भी रोशनी डालते हैं। वे बताते हैं कि हमारे दिमाग में 2 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, TPN, और डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN।
TPN तब सक्रिय होता है जब हम किसी कार्य में गहराई से लगे होते हैं, जबकि DMN तब काम करता है जब हमारा दिमाग भटकता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू सोच में डूबना या बिना वजह इधर उधर घूमना। जब हम बार बार एक काम छोड़कर दूसरे में लगते हैं तो DMN सक्रिय हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। लेविटिन सुझाव देते हैं कि इस सब का समाधान है सिस्टम बनाना और दोहराव घटाना। यानी अपने दैनिक जीवन में आप पहले से तय करें कि किन चीज़ों को कब और कैसे करना है। फोल्डर में चीज़ों को व्यवस्थित करें, नोटिफिकेशन बंद रखें और समय को ब्लॉक्स में बांटें। जितना कम दिमाग बिखरा होगा उतना ही वह रचनात्मक, निर्णयात्मक और शांत रहेगा। अध्याय का अंतिम हिस्सा बहुत व्यावहारिक है। लेखक कहते हैं कि दिमाग को व्यवस्थित रखना कोई विलासिता नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में एक आवश्यकता है। जो लोग अपने कार्यों, सूचनाओं और भावनाओं को व्यवस्थित करना सीख लेते हैं, वही असल में तनाव मुक्त, सफल और संतुलित जीवन जी पाते हैं। लेखक का संदेश सीधा है, अपने दिमाग से वह काम मत कराओ जो डायरी, ऐप या कैलेंडर बेहतर कर सकते हैं। दिमाग को सोचने दो, याद रखने नहीं। अध्याय 2। सबसे पहले क्या व्यवस्थित करें? द फर्स्ट थिंग्स टू गेट स्ट्रेट। डॉक्टर डैनियल लेविटिन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद आम लेकिन गहराई से जुड़ी समस्या से करते हैं, जीवन में प्राथमिकताओं का अभाव। जब जानकारी बहुत अधिक होती है और कामों की भरमार होती है, तब हम सबसे ज़रूरी काम कौन सा है ये तय ही नहीं कर पाते। हम छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं और असली मायने रखने वाले काम पीछे छूट जाते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि किस चीज़ को सबसे पहले व्यवस्थित करें और कैसे करें। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर निर्णय को तात्कालिक प्राथमिकता देता है, यानी जो सबसे सामने दिख रहा है या जो ज्यादा शोर कर रहा है, उस पर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई लंबा प्रोजेक्ट है लेकिन उसी समय कोई नया ईमेल या नोटिफिकेशन आता है, तो दिमाग तुरंत प्रोजेक्ट को छोड़कर उस अलर्ट की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नवीनता, नॉवेल्टी की ओर आकर्षित होता है। लेकिन यहीं हम चूकते हैं। जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं और हम खुद को व्यस्त तो पाते हैं पर प्रभावी नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं, आपके जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं और किसे बाद में टालते हैं। इसके लिए लेविटिन हमें एक शक्तिशाली तरीका सुझाते हैं, श्रेणीकरण और चंकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने कामों को अलग अलग श्रेणियों, कैटेगरीज में बांटें, जैसे पर्सनल, प्रोफेशनल, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, क्रिएटिव, रूटीन आदि। फिर हर श्रेणी में कामों को छोटे छोटे हिस्सों, चंक्स में बांटें। इससे दिमाग को यह समझने में आसानी होती है कि किस काम को कब करना है और किसका महत्व अधिक है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें अपने आसपास की भौतिक, फिजिकल चीज़ों को भी व्यवस्थित करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क की स्मृति बाहरी संकेतों पर बहुत निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ज़रूरी फाइल हमेशा आपकी मेज़ पर सामने रखी है तो दिमाग उस पर बार बार ध्यान देता है, लेकिन अगर वही फाइल किसी ड्रॉर में गुम है तो दिमाग उसे भूल जाता है। इस सिद्धांत को लेखक कहते हैं स्यू डिपेंडेंट मेमोरी, यानी हमारी यादें और प्राथमिकताएं हमारे आसपास के संकेतों पर निर्भर करती हैं। इसलिए काम को न भूलने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हम दृश्य संकेत, विजुअल क्यूज का इस्तेमाल करें, जैसे चिपचिपे नोट्स, स्टिकी नोट्स, रिमाइंडर कार्ड्स, रंगीन लेबल और अलग अलग कामों के लिए रंग कोडिंग। ये छोटे से बदलाव आपके दिमाग पर बड़ा असर डालते हैं। इससे आप बिना ज्यादा दिमागी थकावट के भी अपनी प्राथमिकताओं को रोज याद रख सकते हैं। लेविटिन इस अध्याय में एक और अहम बात उठाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम टालने की आदत। उनका कहना है कि हम अक्सर बड़े कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि वे हमें डरावने, भारी या अधूरे लगते हैं। लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे चरणों में बांटते हैं, चंकिंग, तो वही काम हल्का और करने लायक लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब लिखनी है तो किताब लिखना सोचकर ही भारी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे चरणों में बांट लें, जैसे पहले सिर्फ विषय तय करना, फिर एक पेज लिखना, फिर एक पैराग्राफ ठीक करना, तो काम आसान हो जाता है। लेखक कहते हैं, जब कोई बड़ा काम छोटे हिस्सों में टूट जाता है तो हमारा दिमाग उस पर यस, यह तो हो सकता है वाला रिएक्शन देता है, जिससे काम टालने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होती है। इस अध्याय में लेविटिन यह भी समझाते हैं कि केवल काम ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी व्यवस्था मांगते हैं।
अक्सर हम खुद नहीं जानते कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, किस बात की परवाह करनी चाहिए और किसे नज़रअंदाज करना चाहिए। इसकी वजह है मेंटल क्लटर, यानी मानसिक अव्यवस्था। जब तक हम अपनी मानसिक प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक बाहरी व्यवस्था भी अधूरी रहेगी। इसके लिए लेखक हमें मेंटल डिक्लटरिंग का सुझाव देते हैं, जिसमें दिन की शुरुआत या अंत में 5 से 10 मिनट खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। आज की मेरी सबसे ज़रूरी प्राथमिकता क्या है? क्या मैं किसी ऐसे काम में समय बर्बाद कर रहा हूं जो ज़रूरी नहीं है? क्या मैं अपने समय और ऊर्जा को वहीं लगा रहा हूं जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव हो? अध्याय 3, घर को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग द हाउस, आपके बाहरी स्थान का मानसिक असर। डॉक्टर डैनियल लेविटिन इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई सामने रखते हैं। फिजिकल क्लटर वन मेंटल क्लटर, यानी जब हमारे आसपास का वातावरण अव्यवस्थित होता है, तब हमारा दिमाग भी अस्त व्यस्त और तनावग्रस्त महसूस करता है। चाहे वह फालतू कागजों से भरा हुआ ड्रॉर हो, बेतरतीब अलमारी हो या मेज पर बिखरी चीजें, हर अव्यवस्था हमारे मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ बन जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क सीमित मात्रा में ही जानकारी को एक साथ संभाल सकता है। जब हमारे आसपास कई वस्तुएं बिखरी होती हैं, तब हर वस्तु एक तरह से हमारा ध्यान खींचती है और मस्तिष्क की प्रोसेसिंग क्षमता का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खा जाती है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी किसी भी एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं लग पाता, क्योंकि दूसरी अव्यवस्थित चीजें हमारे अवचेतन में हलचल पैदा करती रहती हैं। इसलिए लेविटिन हमें सबसे पहले यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि घर को व्यवस्थित करना सिर्फ सफाई या सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं, हर चीज का एक स्थान तय हो और वह चीज हमेशा उसी स्थान पर मिले। यह सिद्धांत, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अद्भुत है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी चाबियां हमेशा एक ही बाउल में रखी जाती हैं, तो आपको हर बार घर से निकलते समय उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि दिमाग को रोज के छोटे छोटे तनावों से भी राहत मिलती है। यही रणनीति दस्तावेज, मोबाइल चार्जर, दवाई, रसोई के सामान, हर चीज पर लागू होती है। लेखक इस अध्याय में एक और व्यावहारिक सुझाव देते हैं, 6 महीने वाला नियम। वे कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज का उपयोग पिछले 6 महीनों से नहीं किया है, तो संभावना है कि उसकी आपको अब जरूरत नहीं है। हम अक्सर कभी तो काम आ सकती है सोचकर चीजें संभालते जाते हैं, लेकिन वे वस्तुएं केवल जगह घेरती हैं और हमारे मानसिक फोकस में व्यवधान पैदा करती हैं। इसलिए समय समय पर डिक्लटरिंग, क्लटर हटाना करना जरूरी है। यह एक तरह की मानसिक सफाई भी है। लेविटिन सुझाव देते हैं कि आप हर कोने की वस्तुओं को देखकर खुद से 3 सवाल पूछें। पट, क्या मैंने इसे हाल ही में इस्तेमाल किया है? दूसरा, क्या यह वस्तु मुझे खुशी देती है या केवल आदतवश रखी है? 3, क्या अगर यह वस्तु कल गायब हो जाए, तो क्या मैं वास्तव में इसे मिस करूंगा? इन सवालों के जरिए आप यह पहचान सकते हैं कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी केवल जगह भर रही हैं। लेविटिन कहते हैं कि घर की व्यवस्था आपकी मानसिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होती है। जब आपका घर साफ, सुव्यवस्थित और सरल होता है, तो आप मानसिक रूप से ज्यादा शांत, रचनात्मक और उत्पादक बनते हैं। यही कारण है कि लेखक घर को एक एक्सटर्नल ब्रेन की तरह मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां अगर सब कुछ अपनी जगह पर है, तो आपका असली दिमाग जरूरी कामों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। अध्याय के अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असंगठितता का क्रिएटिविटी का संकेत नहीं है, यह आपके कॉग्निटिव सिस्टम पर बोझ है। यानी अव्यवस्था को कभी भी रचनात्मकता की निशानी समझने की भूल न करें। व्यवस्थित वातावरण व्यवस्थित विचारों को जन्म देता है, और एक संगठित मस्तिष्क ही आपके जीवन को स्पष्टता, नियंत्रण और संतुलन दे सकता है। अध्याय 4, अपने सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग योर सोशल लाइफ, रिश्तों की गहराई में दिमाग का संतुलन। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल लेविटिन एक ऐसे पहलू को छूते हैं जो हमारे जीवन का सबसे भावनात्मक, जटिल और ऊर्जावान भाग है, हमारा सामाजिक संसार। इसमें हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी, पड़ोसी, परिचित और यहां तक कि सोशल मीडिया पर जुड़े लोग भी शामिल हैं। लेविटिन बताते हैं कि जितना जटिल यह नेटवर्क होता है, उतनी ही बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है इसे संतुलित और संगठित रखने के लिए।
मानव मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से सामाजिक रूप से डिजाइन किया गया है। हम जन्म से ही दूसरों से जुड़ने, संवाद करने और संबंधों को महसूस करने की क्षमता लेकर आते हैं। लेकिन आधुनिक युग में, जहां हजारों संपर्क, दर्जनों चैट, ईमेल, कॉल्स और सोशल मीडिया इंटरैक्शन एक साथ हो रहे हैं, हमारा दिमाग सामाजिक ओवरलोड का शिकार हो जाता है। यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि मानसिक थकावट की भी एक बड़ी वजह बनती है। लेविटिन यहां डनबर नंबर का जिक्र करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसके अनुसार एक इंसान अपने जीवन में केवल 150 लोगों तक ही सार्थक सामाजिक संबंध बनाए रख सकता है। इससे ज्यादा रिश्तों को दिमाग ठीक से याद नहीं रख सकता, न ही भावनात्मक रूप से मैनेज कर सकता है। पर आज के डिजिटल युग में हम हजारों लोगों से कनेक्ट हैं, लेकिन उनमें से कितनों से वास्तव में हमारा रिश्ता है? यही सवाल लेखक उठाते हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने सामाजिक नेटवर्क को भी संगठित करना चाहिए। ये कोई असंवेदनशील बात नहीं, बल्कि एक जरूरी मानसिक अभ्यास है। इसके लिए हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, कौन से लोग मेरी ऊर्जा बढ़ाते हैं और कौन उसे खींचते हैं? किन लोगों के साथ मेरे संबंध गहरे और भरोसेमंद हैं? क्या मैं ऐसे संबंधों में समय दे रहा हूं जो केवल आदतन चल रहे हैं? लेखक कहते हैं कि एक संगठित सामाजिक जीवन का मतलब यह नहीं कि आप कम लोगों से जुड़ें, बल्कि यह कि आप सच्चे, स्वस्थ और आपसी समझ वाले रिश्तों में निवेश करें। इससे आपका मस्तिष्क भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी बनता है। लेविटिन यह भी बताते हैं कि रिश्तों को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक याददाश्त, सोशल मेमोरी का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को उनकी नौकरी, बच्चों या स्वास्थ्य के बारे में पूछा था, तो अगली बातचीत में अगर आप उस बात को दोबारा याद रखते हैं, तो आपका रिश्ता गहरा होता है। लेकिन जब बहुत से लोगों की जानकारी दिमाग में बिना क्रम के रहती है, तो हम भूलने लगते हैं और रिश्तों में दूरी आने लगती है। इसलिए लेखक एक व्यावहारिक तरीका सुझाते हैं, सामाजिक डायरी या पीपल जर्नल रखें। इसमें आप खास लोगों से हुई बातचीत, उनकी ज़रूरतें, पसंद नापसंद और उनके साथ बिताए खास लम्हों को नोट कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते सतही नहीं, बल्कि ध्यान और सच्चाई पर आधारित होते हैं। लेविटिन सोशल मीडिया पर भी गहरी बात करते हैं। वह कहते हैं, डिजिटल रिश्ते वास्तविक रिश्तों का विकल्प नहीं है। वे अल्पकालिक तृप्ति, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देते हैं, लेकिन लंबे समय तक मानसिक पोषण नहीं। इसलिए जबकि आप सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़े रहें, पर अपने जीवन के असली गहरे संबंधों को प्राथमिकता दें। इस अध्याय का सार यही है, संगठित सामाजिक जीवन ही मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक शांति की नींव है। जब आप जानते हैं कि किस रिश्ते में कितना निवेश करना है, तब न सिर्फ आपके संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि आप खुद को ज्यादा स्थिर, संतुलित और जीवंत महसूस करते हैं। अध्याय 5, समय का प्रबंधन, ऑर्गेनाइजिंग आवर टाइम, हर पल को अर्थपूर्ण बनाना। डॉक्टर डैनियल लेविटिन इस अध्याय में एक ऐसा विषय उठाते हैं जो लगभग हर व्यक्ति की समस्या है, समय की कमी। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं घंटों में असाधारण काम कर जाते हैं और कुछ पूरे दिन के बाद भी अधूरा महसूस करते हैं। क्यों? इसका जवाब है टाइम का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। लेखक बताते हैं कि आज के युग में समय की सबसे बड़ी चुनौती है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, यानी हमारा ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ होता है। ईमेल, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, कॉल्स, ये सभी हमारे दिमाग की एकाग्रता को तोड़ते रहते हैं और समय के छोटे छोटे टुकड़ों को छीन लेते हैं। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबने की कोशिश करते हैं, तभी कोई नया मैसेज या रिमाइंडर हमें बाहर खींच लेता है। इस प्रक्रिया को लेखक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, जो न सिर्फ समय की बर्बादी करता है, बल्कि मस्तिष्क को भी थका देता है। लेविटिन कहते हैं कि यदि आप सचमुच अपने समय को संगठित करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने ध्यान को संगठित करना होगा। उनका सुझाव है कि दिन की शुरुआत में ही यह तय करें कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। टॉप 3 प्राथमिकताओं पर फोकस करें, न कि हर छोटे मोटे कार्य पर। अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे, तो आप किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेखक हमें एक और बेहद शक्तिशाली टेक्निक बताते हैं, एक्सटर्नलाइजिंग मेमोरी, यानी दिमाग में रखने की बजाय चीजों को किसी बाहरी सिस्टम जैसे नोटबुक, कैलेंडर, ऐप या व्हाइट बोर्ड में स्थानांतरित कर देना। इससे आपका मस्तिष्क हल्का रहता है और उसे केवल सोचने,
और निर्णय लेने जैसे उच्च स्तरीय कामों में लगाया जा सकता है। इसे ही लेखक ऑफलोडिंग द ब्रेन कहते हैं। लेविटिन बताते हैं कि बहुत से लोग समय नहीं बल्कि निर्णय लेने की थकावट, डिसीजन फटीग का शिकार होते हैं। दिन भर छोटे छोटे निर्णय, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी मीटिंग पहले करनी है, इनसे हमारा मानसिक स्टैमिना कम हो जाता है। इसके लिए वे एक रणनीति सुझाते हैं, बैचिंग टास्क्स, यानी एक जैसी प्रकृति के कामों को एक साथ करना, जैसे ईमेल का उत्तर दिन में एक निश्चित समय पर देना, कॉल्स को एक साथ निपटाना और क्रिएटिव कार्यों के लिए सुबह का समय रखना। लेखक यह भी कहते हैं कि न कहना भी एक संगठनात्मक कौशल है। हर निमंत्रण, हर रिक्वेस्ट, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती। अगर आप हर किसी को हां कहते रहेंगे तो आप अपने असली लक्ष्यों से भटक जाएंगे। इसलिए ना कहने को अपराध न समझें, यह आपकी प्राथमिकताओं के प्रति ईमानदारी है। इसके अलावा लेविटिन डाउन टाइम यानी आराम या रिकवरी के समय को भी बेहद जरूरी मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क लगातार सक्रिय नहीं रह सकता। थोड़ी देर की टहल, ध्यान, मेडिटेशन, संगीत या प्रकृति के बीच बिताया गया समय हमारे ध्यान, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को पुनर्जीवित करता है। इसीलिए समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ अधिक काम करना नहीं, बल्कि सही काम को सही समय पर करना और बीच बीच में खुद को फिर से ऊर्जा देना भी है। अध्याय के अंत में लेखक एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली बात कहते हैं, समय पैसा नहीं है, समय जीवन है। हम पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप अपने समय को संगठित कर लेते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को संगठित कर रहे हैं, उसी दिशा में जो आपके लिए मायने रखती है। अध्याय 6, कठिन निर्णयों के लिए जानकारी को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द हार्डेस्ट डिसीजंस, सोच की शांति और स्पष्टता की शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल लेविटिन हमें उस मानसिक प्रक्रिया की गहराई में ले जाते हैं जो निर्णय लेना कहलाती है, विशेषकर तब जब निर्णय कठिन, उलझे हुए और दीर्घकालिक प्रभाव वाले हों। चाहे करियर बदलना हो, किसी रिश्ते को लेकर निर्णय लेना हो, किसी बड़े निवेश का फैसला हो या कोई स्वास्थ्य संबंधित बड़ा कदम, इन सभी में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, जानकारी की गुणवत्ता और उसका संगठन। लेविटिन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक साथ सभी संभावनाओं, जोखिमों और विकल्पों को प्रोसेस नहीं कर सकता। जब बहुत सारी जानकारी एक साथ आती है तो दिमाग इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचना की भीड़ का शिकार हो जाता है, और तब हम या तो निर्णय टालते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए लेखक का पहला सुझाव है, सारी जानकारी को बाहर निकालिए और उसे व्यवस्थित कीजिए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले आपको दिमाग से नहीं, कागज से सोचना चाहिए, चाहे वह डायरी हो, व्हाइट बोर्ड हो या डिजिटल टूल। आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां आप विकल्प, उनके फायदे नुकसान, संभावित परिणाम और उनसे जुड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्ज कर सकें। लेविटिन इस प्रक्रिया को कहते हैं डिसीजन आर्किटेक्चर, यानी निर्णय का खाका बनाना। यह वैसे ही है जैसे आप किसी इमारत के निर्माण से पहले उसका नक्शा बनाते हैं। जब आप निर्णय की सभी संभावनाओं को सामने रखते हैं, तब आपका मस्तिष्क बेहतर तुलना कर पाता है और ज्यादा संतुलित निर्णय की ओर बढ़ता है। एक बहुत दिलचस्प बात लेखक बताते हैं, हमारा मस्तिष्क भावनात्मक जानकारी को तर्क संगत जानकारी से अधिक महत्व देता है। यानी हम उस विकल्प की ओर झुकते हैं जो भावनात्मक रूप से अच्छा लगता है, भले ही वह तार्किक रूप से कमजोर हो। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हम भावनाओं को अनदेखा न करें, लेकिन उन्हें एक अलग कॉलम में दर्ज करें ताकि हम यह जान सकें कि कौन सा विकल्प दिल से आ रहा है और कौन सा दिमाग से। लेविटिन एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं, बेयजियन थिंकिंग, यानी हर नई जानकारी के आने पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट करना। उदाहरण के लिए, अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्क पहले 10% माना जा रहा था और अब नई रिपोर्ट कहती है कि वह 30% है, तो आपके निर्णय को भी उस नई जानकारी के अनुरूप बदलना चाहिए। यह फ्लेक्सिबिलिटी ही स्मार्ट निर्णय लेने की कुंजी है। इस अध्याय में एक बेहद व्यावहारिक सुझाव भी है, अपनी सोच में समय का आयाम जोड़ना। यानी किसी निर्णय का तात्कालिक असर अलग होगा और दीर्घकालिक असर कुछ और। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी निर्णय पर विचार करें तो खुद से पूछें, इसका असर आज क्या होगा, 6 महीने बाद क्या असर पड़ेगा, 5 साल बाद इसका क्या अर्थ होगा।
इससे आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचकर लॉन्ग टर्म विजडम की ओर बढ़ते हैं। लेविटिन यह भी मानते हैं कि कोई भी निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए सैटिस्फाइंग की अवधारणा को अपनाएं, यानी ऐसा विकल्प चुनें जो पर्याप्त अच्छा हो, भले ही सबसे उत्तम ना हो। इससे निर्णय जल्दी और कम तनाव में लिए जा सकते हैं। अंत में लेखक ये कहते हैं कि निर्णय सिर्फ बुद्धि का नहीं, नैतिकता, अनुभव और आत्मजागरूकता का भी मामला होता है। जब आप पूरी जानकारी, स्पष्ट दृष्टिकोण और भावनात्मक संतुलन के साथ निर्णय लेते हैं, तब न सिर्फ उसका परिणाम बेहतर होता है, बल्कि आप मानसिक शांति और आत्मविश्वास का अनुभव भी करते हैं। अध्याय 7, ऑफिस में कैसे बने ज्यादा प्रोडक्टिव, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड एट वर्क। एक व्यवस्थित दिमाग की कार्यशैली। डॉक्टर डैनियल लेविटिन इस अध्याय में हमें ऑफिस वर्क के दौरान दिमाग को व्यवस्थित रखने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराते हैं। वह बताते हैं कि आज का आधुनिक कार्यस्थल, चाहे वह घर हो या ऑफिस, डिस्ट्रैक्शन की खान बन चुका है, और इन डिस्ट्रैक्शंस में सबसे बड़ा योगदान है ईमेल्स और नोटिफिकेशंस का। लेविटिन स्पष्ट करते हैं कि हर बार जब हमारा ध्यान किसी ईमेल या फोन नोटिफिकेशन की ओर जाता है, हमारा मस्तिष्क कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में उलझ जाता है, यानी दिमाग को हर बार एक नए कार्य की ओर मोड़ना पड़ता है, और यह बदलाव ऊर्जा भी खर्च करता है और समय भी। उन्होंने इसे ब्रेन ड्रेन की संज्ञा दी है, यानी ध्यान का बिखराव दिमाग को थका देता है, चाहे काम ज्यादा ना भी हो। इसका समाधान वे एक प्रभावशाली तकनीक के रूप में देते हैं, जिसे कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि अपने दिन को ब्लॉक्स यानी खंडों में बांटिए, जहां एक ब्लॉक में आप सिर्फ एक ही प्रकार का काम करें। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 तक सिर्फ डीप वर्क यानी गंभीर और ध्यान युक्त काम, जैसे रिपोर्ट बनाना, योजना बनाना, सोचने वाला कार्य। फिर अगले एक ब्लॉक में आप ईमेल्स चेक करें या शैलो वर्क करें, जैसे कॉल्स, फाइलिंग या डेटा एंट्री। लेखक जोर देते हैं कि डीप वर्क यानी ऐसा काम जिसमें सोच, विश्लेषण और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, उसे दिन के उस समय पर रखें जब आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ऊंचे स्तर पर होती है, आमतौर पर सुबह के समय। वहीं शैलो वर्क यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम, मीटिंग्स, ईमेल्स, इन्हें उन समयों पर रखें जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो। एक और आवश्यक बात जिसे लेविटिन बार बार दोहराते हैं वह है एक समय पर एक ही काम। आज की दुनिया मल्टीटास्किंग को एक कौशल की तरह पेश करती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह मिथक है। हमारा मस्तिष्क एक समय में सिर्फ एक ही कार्य पर फोकस कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हम किसी में भी 100% नहीं दे पाते, और अंत में मानसिक थकावट और उत्पादकता में गिरावट आती है। इसलिए लेखक सुझाते हैं कि जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों, तो मोबाइल को साइलेंट करें, ईमेल बंद रखें और खुद को एक निश्चित समय तक उस काम में पूरी तरह डुबो दें। इसे वे कॉग्निटिव एनक्लोजर कहते हैं, यानी मानसिक घेरा, जिसमें कोई बाहरी चीज आपको भंग न कर पाए। लेविटिन ब्रेक्स की अहमियत पर भी जोर देते हैं। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार फोकस की स्थिति में नहीं रह सकता। हर 90 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक, चाहे वह 5 से 10 मिनट का हो, दिमाग को रीसेट करता है। यह ब्रेक किसी टहलने, गहरी सांस लेने या हल्की स्ट्रेचिंग का हो सकता है। ये छोटे ब्रेक दिमाग के अटेंशन सिस्टम को रिलैक्स करने का अवसर देते हैं, जिससे आप फिर से ताजगी के साथ काम पर लौट सकते हैं। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से, सही समय पर और पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की कला है। और यह कला तभी आती है जब आपका दिमाग व्यवस्थित हो, डिस्ट्रैक्शंस कम हो और समय का उपयोग बुद्धिमानी से हो। अध्याय 8, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। What to teach our children, सोचने की कला और निर्णय लेने का विज्ञान। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल लेविटिन बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय को उठाते हैं। हम अपने बच्चों को कैसी सोच और मानसिक आदतें सिखाएं, ताकि वे भविष्य की जटिल दुनिया में न सिर्फ सफल हों, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बन सकें। लेखक मानते हैं कि आज के समय में जब जानकारी का विस्फोट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, बच्चों के लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि क्या जानना है, कैसे चुनना है और सबसे महत्वपूर्ण, कब रोकना है। स्कूलों में अक्सर तथ्यों पर जोर दिया जाता है, जैसे इतिहास की तिथियां, गणित के सूत्र या विज्ञान के सिद्धांत। लेकिन आधुनिक जीवन की मांग है कि हम बच्चों को सूचना को छांटने, समझने
और उपयोग करने की क्षमता दें। लेविटिन जोर देते हैं कि हमें बच्चों को केवल जानकारी देने की जगह यह सिखाना चाहिए कि जानकारी को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे तर्क करें, कैसे विश्लेषण करें और कैसे सवाल पूछें। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हर सूचना सही नहीं होती और सोचने की असली कला यही है कि वे सूचना का मूल्यांकन करना सीखें। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बच्चों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। लेखक का सुझाव है, जब भी परिवार में कोई छोटा बड़ा फैसला लिया जा रहा हो, जैसे छुट्टी की योजना, घर का बजट या खाने का मेन्यू, बच्चों को उसमें भागीदार बनाइए। इससे वे विकल्पों को तौलना, समझदारी से चुनना और फैसले के परिणाम को स्वीकार करना सीखते हैं। यह अभ्यास उनके भीतर एक ऑर्गेनाइज्ड थिंकर का बीज बोता है। लेविटिन यह भी मानते हैं कि विचारों की स्पष्टता के लिए बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि डिजिटल दुनिया का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए। मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया, यह सब बच्चों के कॉग्निटिव विकास को बाधित कर सकते हैं अगर इन्हें सीमाओं के बिना उपयोग किया जाए। लेखक का सुझाव है कि बच्चों के लिए भी एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाया जाए, एक समय और स्थान जहां वे बिना रुकावट के पढ़ सकें, सोच सकें या सिर्फ शांत बैठ सकें। एक और अनमोल सलाह इस अध्याय में है, बच्चों को यह सिखाएं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ न सीखना गलत है। जब बच्चा असफल होता है और उसे यह बताया जाता है कि वह अपनी गलती को समझे और सुधारे, तब वह न केवल मजबूत बनता है बल्कि अंदर से आश्वस्त भी होता है। यही मानसिक संरचना आगे चलकर रचनात्मकता, आत्म अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का आधार बनती है। लेखक यह भी बताते हैं कि बच्चों को क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से वंचित न करें। सवाल पूछना, चीजों को अलग तरह से देखना, क्यों और कैसे की पड़ताल करना, ये सब उस मानसिक प्रणाली को मजबूत बनाते हैं जो बाद में किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंस की ओर ले जाती है। इसीलिए माता पिता और शिक्षक दोनों को चाहिए कि वे बच्चों के सवालों को गंभीरता से लें, भले ही वह कितना भी छोटा या अजीब क्यों न लगे। इस अध्याय का सार यही है कि 21वीं सदी के बच्चों को सिर्फ क्या सोचना है नहीं, बल्कि कैसे सोचना है, यह सिखाना अधिक जरूरी है। उन्हें फैक्ट से ज्यादा थिंकिंग पैटर्न्स की जरूरत है ताकि वे स्वयं निर्णय लेने योग्य बने, सोच में स्पष्ट हों और एक बिखरी दुनिया में खुद को व्यवस्थित रख सकें। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की अंतिम अध्याय, जिंदगी के कारोबार को व्यवस्थित करना, सोच की नई व्यवस्था। कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ। इस अध्याय में डॉक्टर लेविटिन पूरे पुस्तक के विचारों को एक सूत्र में पिरोते हैं। वह कहते हैं कि आज हम इतिहास के सबसे अधिक जटिल और सूचना भरे युग में जी रहे हैं। हर पल हमारे पास सैकड़ों विकल्प, हजारों सूचनाएं और दर्जनों निर्णय लेने की जरूरतें होती हैं। ऐसे समय में अगर हमारा दिमाग व्यवस्थित नहीं है तो हम सिर्फ उलझते जाएंगे, अंदर से थकते जाएंगे और बिना परिणाम के बहुत मेहनत करते रहेंगे। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि जिंदगी को एक व्यवस्थित ढांचे में जीना ही आज के समय की सबसे बड़ी लाइफ स्किल है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, करियर, परिवार, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन या निर्णय लेना, हर क्षेत्र में यदि हम एक संगठित दृष्टिकोण अपनाएं तो जीवन आसान और प्रभावशाली बन सकता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का मस्तिष्क एक सीमित संसाधन है। हम हर बात को याद नहीं रख सकते, हर चीज पर ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए हमें ऐसी एक्सटर्नल सिस्टम्स यानी बाहरी व्यवस्थाएं बनानी होंगी जो हमारी मदद करें, जैसे नोट्स बनाना, टू डू लिस्ट रखना, कैलेंडर का उपयोग करना, डिजिटल टूल्स से काम लेना और अपने फिजिकल वर्कस्पेस को अनक्लटर्ड यानी साफ और सरल बनाए रखना। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट और सटीक प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर एक संगठित जीवन टिका होता है। अगर हम हर काम को एक ही महत्व देंगे तो हम किसी भी काम में गहराई से नहीं उतर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्यों की प्राथमिकता तय करें और उसी क्रम में समय और ऊर्जा लगाएं। लेविटिन कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड माइंड का अर्थ सिर्फ चीजों को जमा करके रखना नहीं है, बल्कि यह एक सोचने की रणनीति है। यह रणनीति हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें किन सूचनाओं को स्वीकार करना है, किन को छोड़ना है और किस पर गहराई से काम करना है। यह रणनीति हमें यह सिखाती है कि किस समय क्या काम करना उचित होगा और कब हमें रुककर ब्रेक लेना चाहिए। अध्याय के अंतिम भाग में लेखक यह भी कहते हैं
कि जब हम अपने दिमाग और जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं तो हम न केवल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि ज्यादा संतुष्ट, शांत और जागरूक भी हो जाते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड हो। लेविटिन यह निष्कर्ष देते हैं कि व्यवस्थित जीवन जीने का निर्णय लेना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों और सोचने की शैली से यह संभव होता है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड वही है जो समय के साथ अपना सिस्टम बनाता है, उसे सुधारता है और खुद को लगातार अपडेट करता है। तो दोस्तों, दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी की नई सोच देती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बमबारी हो रही है, वहां अगर आपका दिमाग असंगठित है तो आप थक जाएंगे, उलझ जाएंगे और धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी, फोकस और पीस खो बैठेंगे। लेकिन डॉक्टर डैनियल लेविटिन हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग, समय, घर, ऑफिस और जिंदगी को व्यवस्थित करके न सिर्फ ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं बल्कि खुश, शांत और समझदार इंसान भी बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शंस में डूबने की बजाय अपने दिन को क्लैरिटी के साथ शुरू करें, अगर आपके डिसीजंस केओस से नहीं, प्रायोरिटीज से तय हों, अगर आपका दिमाग हर समय भागने की बजाय गहराई से सोच सके, तो आप कैसा महसूस करेंगे? यही है दी ऑर्गेनाइज्ड माइंड का जादू। ये हमें सिखाता है कि सिस्टम बनाकर जीना आजादी को खोना नहीं है, बल्कि आजादी को वापस पाना है। क्योंकि जब हम अपने बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करते हैं तो अंदर की शांति अपने आप लौट आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली किताबों की समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, अगली बार जब आप बिस्तर के पास फैली चीजों को देखकर थक जाएं या हर छोटी चीज पर डिसीजन लेने में उलझ जाएं, तो बस एक बात याद रखना, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी सभी चीजों की जगह और सभी चीज अपनी जगह पर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और व्यवस्थित बनिए। धन्यवाद।